स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 46,617, ठीक हुए मरीजों की संख्या 59,384 और मौत का आंकड़ा 853। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में ही कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। दूसरी सुर्खी बंगाल से है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन जमकर हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण में चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र न होने से भड़के बीजेपी विधायकों ने अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की। ऐसे में राज्यपाल को भाषण छोटा कर बीच में ही खत्म करना पड़ा। संबोधन खत्म होने के बाद राज्यपाल के जाने के साथ ही बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जानबूझकर राज्यपाल के अभिभाषण में चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र नहीं किया। चुनाव बाद हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई बार ममता बनर्जी सरकार की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सरकार तय करती है, लिखती है, इसलिए इसमें हिंसा का जिक्र नहीं था। चुनावी हिंसा की बात आज कलकत्ता हाईकोर्ट में भी हुई। हाईकोर्ट ने पुलिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के आधार पर मामले दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार को सभी पीड़ितों के इलाज और राशन की व्यवस्था का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने बीजेपी नेता अभिजीत सरकार का फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया, जिनकी कथित तौर पर टीएमसी नेताओं ने हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों पर हुए हमले में भी हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। कोर्ट ने जादवपुर के डीएम और एसपी को कारण बताओ नोटिस देते हुए पूछा क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। यहाँ पे सवाल ये भी पूछा जाएगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा तो दर्ज हो जाएगा, पर क्या बंगाल की पुलिस पूरी ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करेगी? अगली सुर्खी कश्मीर से। आतंकियों के खिलाफ अभियान में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा के हंजिन राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के एक जवान को भी गोली लग गई, जो इलाज के दौरान शहीद हो गए। चौथी सुर्खी ड्रोन वाले हमलों से जुड़ी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में बीते 27 जून को ड्रोन देखा गया। भारत ने इस मसले की पाकिस्तान के सामने शिकायत की, सख्ती से इसके बारे में जानकारी दी और सुरक्षा में सेंध करार दिया। 27 जून को ही भारत के जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश हुई थी। आज सुबह भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर के पास एक ड्रोन देखा गया। बीएसएफ के जवानों ने इसे देखते ही फायरिंग की, जिसके बाद ये गायब हो गया, मतलब चला गया। पिछले 6 दिनों में जम्मू में कम से कम 9 बार संदिग्ध ड्रोन देखे जा चुके हैं। अगली सुर्खी राम मंदिर के चंदे विवाद को लेकर। अयोध्या के राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर पिछले महीने जमीन खरीद में अनियमितता के आरोप लगे थे। इल्जाम की 2 करोड़ रुपए की जमीन को ट्रस्ट ने मिनटों के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा। अब मंदिर ट्रस्ट ने इस बारे में अपनी खुद ही जांच पड़ताल की और खुद को ही क्लीन चिट दे दी। दावा किया कि कोई गड़बड़ नहीं। इस मामले को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों की 3 दिन तक बैठक हुई। इसके बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने 1 जुलाई को मीडिया से बात की और कहा, कोषाध्यक्ष होने के नाते मैंने खोजबीन की और कोई अनियमितता नहीं हुई। हमारी न्यासी मंडली कहेगी तो उसका विचार भी हम करेंगे। व्यक्तिगत रूप में मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन सब यदि कहेंगे तो मैं उनके साथ हूं। ये सारा मीडिया ट्रायल मैं नहीं करना चाहता हूं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये सारा जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हमें पूछेगी, हम पूरा का पूरा बोल देंगे। ये सब मीडिया के विषय नहीं है। नहीं हुई। गिरी ने आरोप लगाने वालों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा, ना तो गलत हुआ ना आगे होगा। तो इस तरह से एक बार और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सब कुछ ठीक होने के दावे पेश किए गए। अगली सुर्खी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा सौंपने के लिए राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा, जब हम लल्लन टॉप शो रिकॉर्ड कर रहे थे। इससे पहले आज वो दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। खबर आई कि रावत ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को इस्तीफे की पेशकश वाला पत्र लिखा था। तीरथ सिंह रावत ने पत्र में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 164A के हिसाब से उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन नियम के मुताबिक विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष से कम का समय बचता है तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। सूत्रों के मुताबिक इसी को आधार बनाकर तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, लेकिन हम जानते हैं कि ये इस्तीफे की असली वजह नहीं है। उत्तराखंड में अगले साल के शुरू में विधानसभा का चुनाव है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में लड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहती। एक तरह से तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाने की भूल का सुधार पार्टी कर रही है। पर बीजेपी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब उन्हें पता था कि तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं है, विधानसभा में उनके विधायकों का बहुमत है, तो उनमें से किसी को मुख्यमंत्री के लिए क्यों नहीं चुना गया? और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी ने जब जब ताश के पत्तों की तरह 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों को फेंटा है, तब तब उन्हें इस रणनीतिक गलती की सज़ा चुकानी पड़ी है।
अब दिलचस्प है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ जब उत्तराखंड के चुनाव होंगे तब बीजेपी किस चेहरे को आगे करके बढ़ेगी। इसमें जो भी अपडेट होंगे हम आपको ललन टॉप के रेगुलर न्यूज़ वीडियोज़ में बताते रहेंगे।